हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि अपना टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 यानी आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल 2022। फ्रेंड्स, हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक बिल पेश किया था और उस बिल का क्या नाम था? आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल 2022। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल अभी लोकसभा में पास हो गया है, अभी जाएगा ये राज्यसभा में। जैसे ही राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा, इसके बाद में जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे ही इस पर साइन कर देंगे, ये बिल क्या बन जाएगा? एक अधिनियम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बिल में जो हमारा वर्तमान अधिनियम है उससे क्या क्या चीजें अलग है वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि जो वर्तमान हमारा जो अधिनियम है उसका क्या नाम है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 यानी कैदियों की पहचान अधिनियम, कैदियों की पहचान अधिनियम 1920। फ्रेंड्स, इस अधिनियम में और जो वर्तमान जो बिल है इसमें क्या है? मेन अंतर है टेक्नोलॉजी का। यानी इस 1922 यानी आज से कम 102 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो मेन अंतर कहोगे आप, टेक्नोलॉजी का अंतर है इसमें, और वो कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो 1922 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ क्या था? हम किसी दोषी व्यक्ति की, और दोषी भी कैसा? चुनिंदा दोषी, यानी कुछ कुछ लोग थे, उन दोषी व्यक्तियों के क्या किए जाते थे? फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स या फोटोग्राफ्स सेव किए जाते थे एज ए रिकॉर्ड, ताकि ये सेम व्यक्ति अगर दोबारा क्राइम करता है तो इन तीन चीजों के आधार पर उसका पता लगा सके कि ये वही व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो बिल आ रहा है इसमें क्या है? पूरा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इसमें इनका दायरा बढ़ा दिया गया है। वो आगे वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बिल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों बिलों में या दोनों एक्ट्स में क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। अगर अंतर करके हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो 1920 का जो एक्ट है उसमें क्या है कि कौन सा व्यक्ति है जो अपने शरीर के मेजरमेंट देने के लिए बाध्य है, और ये सेम इसी 2022 का जो बिल है इसमें डिस्कस करेंगे। तो 1922 का जो एक्ट है उसमें वह व्यक्ति जिसे 1 साल या उससे ज्यादा सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा मिली है, वही व्यक्ति के क्या किए जाते थे? बॉडी मेजरमेंट या शरीर के जो मेजरमेंट है वो सेव रखे जाते थे। किसके? जिसे 1 साल या उससे ज्यादा की कठोर कारावास की सजा मिली है, उसी व्यक्ति के। लेकिन जो वर्तमान बिल है इसमें व्यक्तियों का दायरा बढ़ा दिया गया है, यानी इसमें सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जिसे 1 साल की सजा मिली हो, वो भी कठोर सजा नहीं। इसमें कौन कौन से लोग हैं? ऐसे व्यक्ति जिसपे अपराध सिद्ध हो गया है, यानी उसने अपराध अपना कबूल कर लिया है, उसका अपराध सिद्ध हो गया है, वो व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी पनिशेबल लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है, या जिसे हिरासत में लिया गया यानी जेल में रखा गया है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऐसे सभी व्यक्ति क्या है? ये किसी पुलिस अफसर या फिर प्रिजनर अफसर को अपने शरीर के मेजरमेंट देने के लिए बाध्य हैं। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वो भी कैसा व्यक्ति? जिससे 1 साल या उससे ज्यादा की कठोर कारावास की सजा मिली हो। लेकिन इसमें ये सब जो लिस्ट में है ये सारे व्यक्ति क्या हैं? अपने मेजरमेंट देने के लिए बाध्य हैं। अब इसमें एक वर्ड आया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यानी ये क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध अधिनियम। जैसा आपने जब 370 हटा था तो उसमें देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, इन लोगों को क्या किया गया था? नजरबंद किया गया था। तो इस कानून के तहत, इस लॉ के तहत क्या किया जा सकता है? ऐसा व्यक्ति जिससे ये डर हो कि इस व्यक्ति की वजह से या तो हिंसा फैल सकती है या समाज में अशांति फैल सकती है, यानी एक हमें शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? पुलिस द्वारा 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसका लिमिट आगे बढ़ाई भी जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात है जो 1920 का जो एक्ट है उसमें क्या है? सिर्फ फिंगरप्रिंट थे या फुटप्रिंट थे या फिर फोटोग्राफ से 3 चीजें एज ए रिकॉर्ड रखी जाती थी। लेकिन इसमें इन चीजों का भी दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया इस समय टेक्नोलॉजी हमारे पास है,
क्योंकि बाकी अदर्स कंट्री हैं उनमें ये सब अभी हो रहा है, इस जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज हो रहा है। इसलिए हम भारत में भी सोचा गया है कि सेम टेक्नोलॉजी यहाँ भी अप्लाई किया जाए, ताकि किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो सके, या किसी कल्प्रिट को या किसी अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, या उसकी सजा जल्दी से जल्दी उसको सजा दी जाए। क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है, अगर एक किसी ने अपराध किया तो अपराध बहुत लंबा चलता है, तो वो अपराध उसकी जो केस है वो बहुत लंबा चलता है, वो केस ज्यादा लंबा न चले, इसलिए क्या है ये टेक्नोलॉजी यहाँ अपनाने की कोशिश की जा रही है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो जो लेटेस्ट बिल है इसमें क्या है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, आइरिस और रेटिना स्कैन कर सकते हैं, यानी कहो तो आंखों का स्कैन किया जा सकता है, फोटोग्राफ शेयर किए जा सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिया जा सकता है, पाम प्रिंट्स लिया जा सकता है, और फुटप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल मतलब ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं, डीएनए सैंपल लिए जा सकते हैं, या फिर हेयर सैंपल यानी किसी बालों का भी सैंपल नमूना लिया जा सकता है। किसी के मान लो बालों का नमूना ले लिया, सेम अगर व्यक्ति दोबारा क्राइम करता है और उस क्राइम सीन पे उस कुछ बाल या कुछ भी हमें सबूत मिलता है, ब्लड सबूत मिलता है, तो उससे ये पता लगा सकते हैं कि ये कहीं वही तो व्यक्ति नहीं है जिसने प्रीवियस क्राइम किया था, यानी पिछला क्राइम किया था वही व्यक्ति तो नहीं है। और अगर इससे क्या है, अगर सेम मैच हो जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसको पनिशमेंट देने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसमें बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स है, यानी हम दोषी व्यक्ति के क्या किए जा सकते हैं, सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, या फिर हैंड राइटिंग रिकॉर्ड की जा सकती है। और साथ ही साथ एक चीज और है, इसमें वॉइस रिकॉर्ड भी रखी जा सकती है, यानी किसी व्यक्ति की वॉइस रिकॉर्ड भी रखी जा सकती है। ये दो अंतर हो गए। इसके अलावा तीसरा अंतर क्या है, जो 1920 का जो एक्ट था उसमें क्या था कि कोई पुलिस अफसर कौन है जो किसी व्यक्ति के मेजरमेंट ले सकता है। तो उसमें क्या था, सिर्फ वही पुलिस ऑफिसर जो या तो किसी थाने का इंचार्ज हो या फिर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक का हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता था, मेजरमेंट ले सकता था। लेकिन इस वाले बिल में क्या है, इसमें क्या है, हेड कांस्टेबल यानी जो सब इंस्पेक्टर के नीचे होता है उसमें सब हेड कांस्टेबल नहीं ले सकता था। इस बिल में हेड कांस्टेबल भी क्या कर सकता है, ये मेजरमेंट ले सकता है। या फिर कोई जेल का अधिकारी है जो क्या है, वार्डन रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं हेड वार्डन रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी हेड वार्डन या इससे ऊपर रैंक का अगर कोई जेल अधिकारी है तो वो क्या कर सकता है, ये मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली ये तीन मेन अंतर हैं, यानी कहो तो इसमें व्यक्तियों का दायरा बढ़ा दिया गया है, साथ ही इसमें क्या किया गया है, जो मेजरमेंट है इनका दायरा बढ़ा दिया गया है, साथ ही इसमें क्या है, नई बात क्या जोड़ दी गई है कि पहले वाले में हेड कांस्टेबल क्या नहीं कर सकता था, मेजरमेंट नहीं ले सकता था, लेकिन इसमें हेड कांस्टेबल भी क्या कर सकता है, मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके की फैक्टर्स क्या है। अब ये बात तो हो गई कि इसमें मेजरमेंट लिए जाएंगे। अब मेजरमेंट लेने के बाद ये जो मेजरमेंट लिया, मान लो किसी का आइरिस स्कैन किया या फिर फिंगरप्रिंट लिया, फुटप्रिंट लिया, या फिर फोटोग्राफ सेव किए, सिग्नेचर सेव किए, तो ये रहेंगे कहाँ, इनको कहाँ रखा जाएगा भाई, कोई तो रखेगा। ऐसा तो नहीं हेड कांस्टेबल लिया वो अपने घर ले जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो रखेगा। हेड कांस्टेबल घर ले जाएगा फिर क्या विश्वास कैसे हुआ, ये तो हमारे प्राइवेसी का हनन हो गया। तो ये क्या है, ये डेटा कहाँ रखे जाएंगे, तो ये जो डेटा है ये रखने का काम किसके पास है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी एनसीआरबी के पास ये रिकॉर्ड रखे जाएंगे, या फिर ये डाटा सेव करे जाएंगे, या फिर कोई व्यक्ति का ने अगर क्राइम किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उस व्यक्ति की डेटा चाहिए तो ये उसको शेयर करेगी। और साथ ही साथ मान लो कि ये डेटा डिलीट भी किए जा सकते हैं। किस कंडीशन में, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको दोष मुक्त कर दिया गया है या फिर उसको बिना किसी ट्रायल के रिलीज कर दिया गया है यानी मुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के डेटा क्या किए जा सकते हैं, डिलीट भी किए जा सकते हैं। वो डिलीट कौन करेगा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये डाटा कितने साल तक रखे जा सकते हैं, ये कम से कम 75 साल 75 ईयर्स तक ये डाटा सेव किए जा सकते हैं, किसमें, एनसीआरबी के डेटाबेस में। ठीक है, अब देखो 75 साल तक ही क्यों, क्योंकि अगर बंदे ने मान लो अपराध किया है उसके डेटा 75 साल तक हैं तो 75 साल के बाद तो उसकी उम्र बचेगी भी नहीं कि वो अपराध करता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है
ये भी तो हो सकता है कि कोई मना कर दे कि नहीं, मैं तो मेरे मेजरमेंट नहीं लेने दूंगा, मैं तो ये आइरिस रेटिना स्कैन नहीं करने दूंगा। तो ये भी आप नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के ये अगर किसी मजिस्ट्रेट ने ये इसमें क्या क्या करता है, या तो मजिस्ट्रेट डायरेक्टली किसी व्यक्ति को बोल सकता है कि आप अपने शरीर के मेजरमेंट दीजिए, तो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कह सकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो मान लो मना कर रहा है, तो किसी ऐसे पुलिस अधिकारी या फिर जेल अधिकारी को मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है या फिर उसको अधिकार दे सकता है कि वो अपने तरीके से उससे ये मेजरमेंट ले। दूसरी बात है, अगर आपने मना कर दिया तो क्या होगा, तो इससे आईपीसी की जो धारा है 186 186 सेक्शन 186 के तहत क्या माना जाएगा कि आपने सार्वजनिक कार्यों में लोक सेवक को बाधित, लोक सेवक के ड्यूटी कर्तव्यों को बाधित किया है। यानी कोई सरकारी अधिकारी अपना काम कर रहा है, आप उसको बाधित कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको, यानी उसको उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। इसके तहत आपको क्या किया जाएगा, एक इसको अपराध माना जाएगा और इसके साथ ये आपका एक अपराध और बढ़ सकता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसमें क्या किया गया है, अभी जो रिसेंटली मैंने बताया कि इसमें मजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट कर सकता है कि किसी व्यक्ति को ये कहने के ये कि आप अपने मेजरमेंट दो, या किसी पुलिस अधिकारी या फिर जेल अधिकारी को क्या कर सकता है, मेजरमेंट लेने के लिए उसको अधिकार दे सकता है, उसको पावर दे सकता है अगर कोई मना करता है तो। नेक्स्ट, ये किस काम आएंगे, देखो फ्रेंड्स ये क्या है, इससे क्या हो जाएगा, अगर मान लो सेम व्यक्ति अगर दोबारा कोई क्राइम रिपीट कर रहा है या फिर कोई दूसरा क्राइम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अगर डेटा अपने पास है, ये अगर डेटा है तो वो क्या किया जा सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। दूसरा क्या है, ऐसे जो अक्यूज व्यक्ति है, ऐसे दोषी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, उसके अगर पास सबूत मिल गए और ये सब चीजें सबूत थोड़े फास्ट मिल जाएंगे और उसको क्या किया जा सकता है, पनिशमेंट भी उसका बढ़ाया जा सकता है कि सेम व्यक्ति ने दोबारा अपराध किया है तो कोर्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको पनिशमेंट देने के लिए कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको तो पनिशमेंट देना चाहिए, अदरवाइज ये व्यक्ति नहीं सुधरेगा। तो फ्रेंड मेनली ये अंतर था, यानी इसमें आप देखोगे तो इसमें व्यक्तियों का दायरा बढ़ाया गया है और साथ ही साथ इसमें जो मेजरमेंट है इनका दायरा बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।